गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात, नमस्कार। एकदम बढ़िया होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्या बात है, सूरज निकलने का वक्त हो गया है ऐसा जठराम जी परमार कह रहे हैं। फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठी नींद से जागो दोस्तों, पॉलिटी पढ़ने का वक्त हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने आज शुरुआत कर ली है। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, प्रणाम सर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, बग्गाराम जी गुड मॉर्निंग, अनुज गुड मॉर्निंग, विनोद सैनी जी गुड मॉर्निंग, योगेंद्र जी गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम ऐसा कह रहे हैं, देव थोरी जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कितनी सुंदर सी पंक्तियां के साथ बात को शुरू किया है कि सूरज निकलने का वक्त हो गया है। वाह वाह वाह, पॉलिटी पढ़ने का वक्त हो गया है। मनीष कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है आप हैं ऑक्सीजन यार, आप ऑक्सीजन हैं, आप ऑक्सीजन है। अगर आप नहीं होते तो सांसों में कितनी तकलीफ होती, इसका आपको आइडिया नहीं है। ठीक है साथियों, तो आज देखिए आप एक बात को नोट कर रहे हैं। आज क्या पढ़ना है ये पहले से तय है। आपको मालूम है साथियों, कल जाते समय मैंने आपसे वादा किया था कि कल हम 10वीं अनुसूची को वापस देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10वीं अनुसूची में कुछ बातें कल रह गई थी। मैंने आपसे पहले से कहा 7 से 8 मिनट तक बात करनी अभी बाकी है, तो 10वीं अनुसूची को देख लीजिएगा। गौरंग जी सादर प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों, कुछ बातें आपको नोट डाल के लिखनी है, 2-3 बातें नोट डाल के लिख दीजिएगा। इसके बाद में मैं इसको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 बात लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, फिर इस डायग्राम को मैंने जानबूझ के रखा है, इस पर हम लोग वापस चर्चा करेंगे। साथियों लिखिए, मूल संविधान के, ऐसा लिखिए, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल, ये बहुत ढंग से लिखिएगा, अच्छा प्रश्न हो सकता है, आज तक तो नहीं पूछा गया। हालांकि मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। ये नोट डाल के आपको लिखना है। मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था, ये लिखना है, ये नोट डाल के लिखना था साथियों। इसी में लिखिएगा, इसी में लिख दीजिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी मैं समझा दूंगा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 1985 में पहली बार, 1985 में पहली बार राजनीतिक दल, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पहली बार राजनीतिक दल, पहली बार राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख, राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख, राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया। पहली बार राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया। राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है साथियों। क्या प्रश्न होगा आपको खुद को अंदाज नहीं होगा, जरा सुनिएगा। हम राजनीतिक दल टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, मैं केवल और केवल अनुसूची पर अपने आप को फोकस करना चाहता हूं साथियों। लेकिन मुझे डर है कि एक दिन यह प्रश्न जरूर बनेगा। आप लोग जानते हैं 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी भाग में, किसी भी अनुसूची में राजनीतिक दल शब्द लिखा हुआ ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टीज
शब्द लिखा हुआ ही नहीं था। पहली बार 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में राजनीतिक दल जैसा शब्द भारतीय संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। एक तो बात आपको यह मालूम होनी चाहिए, यह प्रश्न बनेगा साथियों। कैसे प्रश्न बनेगा? जैसे एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं विकास सोनी जी, हालांकि मैंने पहले से कह दिया कि हम राजनीतिक दल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन केवल अनुसूचियों पर है, तो आपका प्रश्न भी जो है अनुसूची से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न बनेगा साथियों, राजनीतिक दल के संदर्भ में सही कथन को छांटिए या गलत कथन को छांटिए, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। नंबर 1 लिख देगा, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग मान्यता देता है। नंबर 2, मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। नंबर 3, 52वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार राजनीतिक दल शब्द संविधान में जोड़ा गया। नंबर 4, कुछ और लिखा हुआ आ सकता है, वहां पर आपको बहुत मदद देगा साथियों ये सब बातें। तो बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, राजनीतिक दल मूल संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, पहली बार 52वें संविधान संशोधन से जुड़ा। एक दूसरी बात साथियों, ये जो दल बदल है उस पर कल हमने चर्चा की थी और आपको बहुत ढंग से बताने की कोशिश की थी साथियों कि हमारे मूल संविधान में दल बदल पर किसी भी प्रकार का रोक का कोई प्रावधान नहीं था। फिर आपको यह भी बताया गया कि आयाराम और गयाराम की संस्कृति के लिए हमारा हरियाणा राज्य बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये कल मैंने लिखवा भी दिया था साथियों, आप लोगों ने ढंग से देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। 1950 में जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ साथियों, उस दिन से लगाकर 1950 में जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से लगाकर 1985 तक दल बदल पर किसी भी प्रकार का कोई रोक का प्रावधान संविधान में नहीं था। ठीक है, दल बदल सांसद और विधायक पर ही लागू होता है सुलोचना जी। 1985 में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 से कम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। 1/3 से ज्यादा करेंगे तो उनकी मेंबरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। यह प्रावधान कब तक चला साथियों? 2003 तक चला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक और अमेंडमेंट किया गया, 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अब यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि किसी दल के 2/3 से ज्यादा सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2/3 से कम यदि वह दल बदल करते हैं, सांसद और विधायक की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। साथियों, इतनी बात हमने कल की थी। अब एक और महत्वपूर्ण नोट डाल के लिखना है, लिखने से पहले मेरी बात को सुनेंगे। भूम सिंह जी, आपके प्रश्न का मैं आंसर दूंगा, लिखने से पहले मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं कांग्रेस का सांसद हूं, मैं बीजेपी में मिल गया, अगर मैं बीजेपी का सांसद हूं, मैं शिवसेना में मिल गया, तो साथियों दल बदल के संदर्भ में पहली शिकायत आप कहां करोगे, पहली आप अपील कहां करोगे? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप लोकसभा के सदस्य हैं और आपके ऊपर आरोप है कि आपने दल बदल कर दिया है, तो शिकायत लोकसभा अध्यक्ष को की जाएगी। इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सभापति के वहां अपील की जाएगी। 2, तीसरी बात, अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के वहां होगी, अगर आप विधान परिषद के सदस्य हैं तो अपील सभापति के पास होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों, दल बदल के संदर्भ में सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है। दल बदल के संदर्भ में पहले अपील संबंधित सदन के अध्यक्ष के वहां होगी। जिस हाउस के आप मेंबर हैं उस हाउस के अध्यक्ष के वहां अपील होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। ऐसा लिखिए, दल बदल के संदर्भ में, अभी नोट कीजिएगा भरत नागर जी, अभी नोट कीजिएगा, दल बदल के संदर्भ में दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत
दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष, प्रथम शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष, संबंधित सदन के अध्यक्ष। अब अध्यक्ष भी लिख सकते हैं और सभापति भी लिख सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में सभापति होता है, विधान परिषद में भी सभापति होता है। संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति के वहां की जाती हैं, सभापति के वहां की जाती हैं। बस इतना ही लिखा है, अभी एक लाइन और पहले लिखवाई है। प्रथम शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को की जाती है, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को की जाती है, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को की जाती है। ठीक, मनु चौधरी साहब, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, नहीं दूं तो मुझे वापस याद दिलाना, अभी 2-3 मिनट रुक जाइएगा। तो आप शिकायत कहां करोगे? जिस सदन के सदस्य हैं वहां पर शिकायत की जाएगी, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के वहां पर शिकायत करोगे। अब साथियों, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद में जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, जैसे उदाहरण दे देता हूं पहले मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ए नाम का व्यक्ति है, समझ लीजिए ये समाजवादी पार्टी के सांसद है। इन्होंने अपना दल छोड़ दिया। क्या कर दिया? इन्होंने अपना दल छोड़ दिया। और ये सांसद किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। और किस सदन के सदस्य हैं? लोकसभा के सदस्य हैं। उदाहरण के तौर पर ए नाम के व्यक्ति, राइट। दल छोड़कर ये बहुजन समाज पार्टी में मिल गए। किस में मिल गए? बहुजन समाज पार्टी में मिल गए। तो मैंने यहां तक एक बात क्लियर कर दी कि अगर इनकी शिकायत करनी है कि भाई इन्होंने दल बदल कर दिया है, पार्टी छोड़ दी है, इनकी मेंबरशिप समाप्त की जाए, तो शिकायत कहां होगी? जैसा आपको बताया गया, लोकसभा अध्यक्ष के वहां होगी साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के वहां होगी। इतना आपको बता दिया गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं साथियों, एकदम ढंग से जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कान से ढंग से सुनकर जवाब दीजिएगा। साथ लोकसभा अध्यक्ष इस ए नाम के सांसद पर कितनी अवधि में निर्णय लेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कोई समय निर्धारित कर रखा है क्या कि इतनी अवधि में संबंधित सदन के अध्यक्ष को दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेना होगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में समय अवधि उल्लेखित है क्या? मेरा प्रश्न यह है। संबंधित सदन का अध्यक्ष इस संदर्भ में कितनी अवधि में निर्णय लेगा? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। जवाब दीजिएगा। क्या संविधान में इनके लिए कोई समय अवधि निर्धारित है? संबंधित सदन के अध्यक्ष के लिए इस संदर्भ में कोई समय अवधि निर्धारित है? रमेश कुमार शर्मा जी कह रहे हैं 21 दिन। ये कहां से लाए 21 दिन? विकी कह रहे हैं नहीं, शिवराज जी मीणा कह रहे हैं नहीं, राकेश गोयल साहब कह रहे हैं नहीं, नेहा सिंह जी 7 दिन। मतलब मर्जी आया जैसा, कोई 7 दिन, कोई 21 दिन, कोई 14 दिन। प्रिया कह रही 1 महीना, श्रवण जाट साहब कह रहे हैं 6 महीना, आशीष कह रहे हैं नहीं, विनीता जी कह रही है संविधान में उल्लेखित नहीं है, भावना जी चौधरी कह रही है नहीं, राहुल कह रहे हैं नहीं, आशीष कह रहे हैं नहीं, टाइम इज नॉट डिक्लेयर, ऐसा योगेश जी कह रहे हैं। ओके, काफी सारे मित्रों के अच्छे जवाब हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत ध्यान से सुन लेना, नोट डलवा के मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन पहले मैं समझाऊंगा। रतन सिंह जी 14 दिन का आंकड़ा लेके आए, 7, 14, 21, 3, 6 महीने, पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, करंट का मामला है साथियों। भारत के संविधान में संबंधित सदन का अध्यक्ष दल बदल के संदर्भ में निर्णय कितनी अवधि में लेगा, संविधान में लिखा हुआ नहीं है साथियों। बहुत ध्यान से सुनिए, संबंधित सदन का अध्यक्ष दल बदल के संदर्भ में निर्णय कितनी अवधि में लेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो नोट डाल के लिखिएगा। सारे मित्रों से मेरा निवेदन है, नोट डाल के लिख दीजिएगा। नोट डाल के लिखिए, दल बदल के संदर्भ में, नोट डाल के लिखे, दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में
दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन का अध्यक्ष, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति कितनी अवधि में निर्णय लेगा, कितनी अवधि में निर्णय लेगा, कितनी अवधि में निर्णय लेगा, इसका उल्लेख, कितनी अवधि में निर्णय लेगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। मैंने संविधान पूछा है अंकित प्रजापति जी, महेंद्र जी कह रहे हैं कि संविधान में उल्लेख नहीं है। कितनी अवधि में निर्णय लेगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति इस संदर्भ में निर्णय कितनी अवधि में लेगा, उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। साथियों, ये बात आपको एकदम ढंग से मालूम होनी चाहिए। पता है साथियों, ये बात मैंने आपको क्यों कही है? संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है। संविधान में नहीं लिखे हुए होने की वजह से घाटा क्या हुआ? घाटा ये हुआ साथियों कि संबंधित सदन का अध्यक्ष 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक, 5-5 साल तक निर्णय लेता ही नहीं है। तो निर्णय अगर नहीं लेगा तो ऐसी स्थिति में साथियों दल बदल कानून लाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संबंधित सदन का अध्यक्ष अगर निर्णय नहीं लेगा तो दल बदल कानून लाने का जो उद्देश्य वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में साथियों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसी स्थिति में वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया है और निर्णय देते हुए कहा है कि दल बदल के संदर्भ में यदि कोई शिकायत आती है संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास तो ऐसी स्थिति में 3 महीने में निर्णय लेना होगा। 3 महीने में निर्णय लेना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन में अवधि का उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अवधि का उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 3 महीने में निर्णय लीजिएगा। आप इस बात को लिखिएगा। विनीता जी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये मैंने पिछली क्लास में कभी अरुणाचल प्रदेश बोल दिया था, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आप नोट डाल के लिख दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय ने, ऐसा नोट डाल के लिखिएगा साथियों, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में केशव मेघचंद्र सिंह, ये मैंने लिख दिया, केशव मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर, ये मणिपुर का मामला है। मैंने पिछली क्लास में अरुणाचल प्रदेश बोल दिया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। केशव मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर के मामले में, केशव मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर के मामले में ये निर्णय दिया था कि दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष को, हाँ उमा जी सही कह रहे हैं, दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 महीने में, संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 महीने में निर्णय लेना होगा।
3 महीने में निर्णय लेना होगा। 3 महीने में निर्णय लेना होगा। साथियों, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि ये संवाद वाली क्लास है साथियों, अगर आपके कन्फ्यूजन दूर नहीं हुए तो बड़ी विडंबना रह जाएगी और मेरी ऑक्सीजन में बाधा आने लग जाएगी। इसलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना चाहता हूं, आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा साथियों। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रश्न जो है उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। साथियों, पहली बात, मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं। दूसरी बात, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार राजनीतिक दल शब्द संविधान में जोड़ा गया। तीसरी बात, उस समय यह प्रावधान किया गया कि 1/3 से कम दल बदल करोगे तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें प्रावधान किया 2/3 से कम दल बदल करोगे तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। फिर साथियों, मेंबरशिप के बारे में निर्णय कौन लेगा, शिकायत कहां की जाएगी, शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष के वहां की जाएगी। संबंधित सदन का अध्यक्ष कितनी अवधि में निर्णय लेगा, संविधान इस बारे में मौन है। संविधान में ऐसी कोई अवधि का उल्लेख नहीं कर रखा साथियों, ऐसा मैंने कहा। इसके बाद में वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, यह मजाक है क्या, ये मजाक है, आप 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक निर्णय नहीं लोगे तो फिर दल बदल कानून का मतलब क्या रहा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संबंधित सदन का अध्यक्ष 3 महीने में निर्णय लेगा। महेंद्र कटारिया जी कह रहे हैं कि स्पीकर को न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए। एग्जैक्टली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप यार एक न्यायाधीश हो, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति बनकर रह जाते हो और अपने पार्टी के लोग आते हैं दल बदल करते हैं तो उनके बारे में 2-2, 3-3 साल तक निर्णय नहीं लेते हो, और विपक्ष के लोग अगर दल बदल कर लेते हैं तो उनके बारे में 10 दिन में उनकी मेंबरशिप समाप्त कर लेते हो। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा। संजीव कुमार जी, कैसा निर्णय? अरे कैसा क्या निर्णय कि मेंबरशिप खत्म करनी है या नहीं करनी है, ये वाला निर्णय यार, यूं क्या करते हो? ये सब अनुसूची 10 के अंतर्गत ही आता है देवीलाल जी। अब ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक साथियों, एक मित्र ने शायद, मनोज जी ने शायद पहला प्रश्न पूछा था कि सर ये 10वीं जो अनुसूची है वो किन किन के ऊपर लागू होती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कैसा आपके प्रश्न आ सकता है, जरा देखिएगा। देखिए, आप साथियों जानते हैं एक हमारे यहां पर संघ सरकार है और सेंट्रल लेवल पर हमारे यहां पर संसद है। ठीक है साथियों, एक हमारे यहां पर राज्य सरकार है और राज्य सरकार के वहां पर राज्य विधानमंडल है। ठीक है साथियों, एक हमारे यहां पर जिला सरकार है और ये जिला सरकार 2 प्रकार की है साथियों। एक है गांव में पंचायत राज संस्थाएं, पंचायत राज, और शहरों में है नगर पालिका। शहरों में क्या है? नगर पालिका। साथियों, बहुत ढंग से मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना। 10वीं अनुसूची का संबंध केवल और केवल संसद और राज्य विधानमंडल से है। संसद और राज्य विधानमंडल से है। गांवों की पंचायत राज संस्थाओं के और शहरों की नगर पालिकाओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। नगर पालिकाओं और पंचायत राज संस्थाओं का 10वीं अनुसूची के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर मैं जिला परिषद का सदस्य हूं, अगर मैं पंचायत समिति का सदस्य हूं, कांग्रेस का हूं, बीजेपी में मिल रहा हूं, बीजेपी का हूं, कांग्रेस में मिल रहा हूं, तो 10वीं अनुसूची मेरे ऊपर लागू नहीं होती है साथियों। 10वीं अनुसूची केवल और केवल संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर लागू होती है। तो नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। नोट डाल के लिखिए, 10वीं अनुसूची का संबंध केवल 10वीं अनुसूची का संबंध सांवर डूडी जी, विधानसभा क्यों बोलेंगे, विधानमंडल बोलेंगे ना, क्या विधान परिषद नहीं होती है क्या? यहां क्या कर रहे हैं सांवर जी? 10वीं अनुसूची का संबंध केवल संसद के सदस्यों, केवल संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती है। 10वीं अनुसूची
केवल संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती है। अभी सुलोचना जी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, प्रश्न बरकरार रखिएगा। संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती है। इसी में लिख दीजिएगा, इसी में लिखिएगा पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं, पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों पर, पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों पर, नगर पालिकाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है। अगर आप किसी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, अगर आप पार्षद हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव जीते हैं, दूसरे दल में मिल जाते हैं, तो 10वीं अनुसूची आपके ऊपर लागू नहीं होगी। साथियों, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा, उनका मैं जवाब दे देता हूं। साथियों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है अनिल, और ये जो अनिल व्यक्ति है ये लोकसभा के सदस्य है। साथियों, ये किसके सदस्य है? लोकसभा के सदस्य है। ठीक, ये लोकसभा, और ये 8 अप्रैल 2021, आज डेट 8 अप्रैल 2021 है साथियों। और उदाहरण के तौर पर ये लोकसभा के सदस्य है, और लोकसभा का जो गठन है 26 मई 2019 में हुआ है। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहे हैं, इसके अलावा आपको और जगह नहीं मिलेगी इनको समझने के लिए। 26 मई 2019 को लोकसभा का गठन हुआ। आप लोग जानते हैं साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। इसका मतलब ये कब तक रहेगी? 25 मई 2024 तक रहेगी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष यहां तक होता है 25 मई 2024 तक। ठीक, 8 अप्रैल 2021 को अनिल ने क्या किया? लोकसभा के सदस्य थे ये कांग्रेस पार्टी से, और 8 अप्रैल 2021 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है साथियों, इन्होंने क्या ज्वाइन कर ली? बीजेपी ज्वाइन कर ली। बहुत ढंग से सुनिएगा, बीजेपी ज्वाइन करी साथियों, तो ऐसी स्थिति में इनकी शिकायत की गई कांग्रेस के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के वहां कि इन्होंने दल बदल कर दिया, इनकी मेंबरशिप को समाप्त करें। अब समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर 10 जून 2021 को लोकसभा अध्यक्ष ने अनिल की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी। लोकसभा की सदस्यता क्या कर दी साथियों? समाप्त कर दी। तो मेरे मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद सुलोचना ने एक प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर उसका होगा क्या? मेंबरशिप समाप्त हो गई, इसका मतलब अब आप लोकसभा के सदस्य नहीं, क्या आप वापस चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस लोकसभा का कार्यकाल 25 मई 2024 तक है। ये जो भाई साहब है अनिल जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ये जो भाई साहब है अनिल जी, जिन्होंने न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ने इनकी मेंबरशिप को भी समाप्त किया, ये वापस उस लोकसभा के कार्यकाल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वापस उस लोकसभा के चुनाव तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं साथियों। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। 3 महीने तक तो वो सदस्य रहेंगे ही भाई, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक तो रहेंगे, तो वो वापस चुनाव नहीं लड़ सकते। यही तो दल बदल कानून की खासियत है। ये तो हुई एक बात साथियों। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष ने समझ लीजिए 10 जून 2021 को उनकी दल बदल के संदर्भ में शिकायत को सुनते हुए, निर्णय लेते हुए इनकी लोकसभा सदस्यता क्या कर दी? समाप्त कर दी। क्या अनिल बाबू को अब कोर्ट जाने का अधिकार है? यस साथियों, एकदम ढंग से सुन लीजिएगा। ये अनिल जो है संबंधित सदन के अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ में न्यायालय में अपील
कर सकते हैं, न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा। मीनाक्षी जी ने एक प्रश्न पूछा, चलिए पहले इनको सुन लीजिए। मीनाक्षी जी ने एक प्रश्न पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। मीनाक्षी जी, पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्या सिंधिया की मेंबरशिप दल बदल कानून के तहत समाप्त की गई? जब उनके ऊपर दल बदल कानून लागू ही नहीं हुआ तो आपका प्रश्न ही गलत है। क्या कमाल करते हो? जब उन पर दल बदल कानून लागू ही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वो मेंबर राज्यसभा के बनते हैं, लोकसभा के बनते हैं? ये तो प्रश्न ही गलत है साथियों। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अभी फिलहाल एक नोट डाल के लिखिए। हाँ सुलोचना जी, उस सीट पर वापस चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता है जिनकी मेंबरशिप दल बदल कानून के तहत समाप्त हुई। कोई दूसरा लड़ सकता है, कोई दूसरा लड़ सकता है। विकास सोनी जी कह रहे हैं न्यायालय सुनता ही कहां है? न्यायालय सुनता नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। पर फिलहाल आप नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के ऐसा लिखिएगा, संबंधित सदन के अध्यक्ष, संबंधित, हाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं सावर जी। लिखिए, संबंधित सदन के अध्यक्ष, संबंधित सदन के अध्यक्ष, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति, संबंधित सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति, संबंधित सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्णय के बाद, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। 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 महेंद्र कटारिया जी, ऐसा मत बोलिए कि कोर्ट और सरकार एक ही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। सिंधिया पर दल बदल कानून क्यों लागू होगा? वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, सिंधिया पर दल बदल कानून लागू क्यों होगा? उन्हें तो दल बदल कानून के तहत उनकी मेंबरशिप समाप्त की ही नहीं गई थी। उन लोगों के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश की समस्या अलग है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश की समस्या भी मैं बता देता हूं। चलिए, मध्य प्रदेश और ये कर्नाटक का नाटक दोनों कर लेते हैं आज। साथियों, एक बात तो क्लियर हो गई होगी, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई दल बदल करोगे तो मेंबरशिप समाप्त होगी, ठीक। और एक बात यह भी क्लियर हो गई होगी साथियों कि 2/3 से ज्यादा करोगे तो समाप्त नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर 2/3 से ज्यादा दल बदल करोगे तो समाप्त नहीं होगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बहुत ढंग से सुन लेना साथियों। राजस्थान का सीन क्रिएट कर लेता हूं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के 106 सांसद विधायक है, उदाहरण के तौर पर, केवल उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। अब राजस्थान में 106 का अगर साथियों 2/3 निकालते हैं तो आता है 72 के लगभग आता है। अगर 72 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में मिल जाते हैं, 72 या 72 से अधिक विधायक अगर बीजेपी में मिल जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन साथियों, अगर 72 से कम जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उन पर दल बदल का कानून लागू होगा। जैसा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सचिन पायलट जी, इनके साथ में 18 विधायक कुछ इधर उधर हो रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया कि क्यों ना आपके ऊपर दल बदल कानून लागू करते हुए आपकी मेंबरशिप को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। साथियों, अगर उनके साथ में 72 विधायक होते या 72 से ज्यादा होते तो संबंधित सदन का अध्यक्ष उन्हें नोटिस दे ही नहीं सकता, क्योंकि नियम क्या है साथियों, 2/3 वाला नियम है। ये तो हुई राजस्थान की बात। अब आते हैं हम कहां पर,
मध्य प्रदेश और कर्नाटक का थोड़ा सा नाटक देख लेते हैं। साथियों, एक बात स्पष्ट होगी कि 2/3 से कम जाओगे तो आपकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, और मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी तो घाटा क्या? चुनाव नहीं लड़ सकोगे, चुनाव नहीं लड़ सकते वापस, ये दिक्कत है। कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। दूसरा कौन सा रास्ता? इस्तीफा। इस्तीफा दे दो, पार्टी से क्या दे दो? इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है साथियों, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इस्तीफा दे देते हो तो दल बदल कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिए मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में वे लोग जो बीजेपी में मिले, उन्होंने क्या करा? उन्होंने दल बदल कानून से अपना आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ये मैं कहना चाहता हूं, इस्तीफा देने से उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ, दूसरी पार्टी में मिल गए और सीट खाली हो गई, वापस चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत कर आ गए। ऐसा मैं कहना चाहता हूं साथियों। एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, निशांत जी का प्रश्न, रोकिए, निशांत जी का प्रश्न लाइएगा जरा। निशांत जी, यस, मेंबरशिप रद्द होगी तो नियम के अनुसार फिर न्यायालय में जाने का क्या फायदा होगा? अरे न्यायालय में जाने का फायदा है ना, बहुत सारे। भाई न्यायालय न्याय करता है, संबंधित सदन का अध्यक्ष अपने पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से निर्णय कर सकता है, न्यायालय न्याय करेगा, इसलिए न्यायालय में जाना जा सकता है। इस्तीफा देने पर मेंबरशिप खत्म नहीं होगी, ऐसा ओमवीर सिंह जी कह रहे हैं। जी हां, इस्तीफा देने पर मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। कमल जी कह रहे हैं सर दूसरी पार्टी कितने दिन में सदस्यता देगी? 1 सेकंड में। आओ, स्वागत है तुम्हारा। चलिए साथियों, तो मैंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों का सीन आपके सामने रखा। मैंने क्या कहा? मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेसी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने पर उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ, उनकी सीट खाली हो गई। सीट खाली होने पर वे लोग वापस चुनाव जीतकर आ गए। सेम सीन कर्नाटक में हुआ। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों? तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हाँ, नाथूराम जी चौधरी साहब का प्रश्न रोके, इस्तीफा देने के बाद उस जगह के चुनाव वापस होंगे? अरे ऑब्वियसली नाथूराम जी, इस्तीफा देने पर तो चुनाव वापस होंगे, उसे हम लोग उपचुनाव कहते हैं। वो खुद चुनाव लड़ सकता है, वो खुद चुनाव लड़ सकता है। मध्य प्रदेश में यही तो हुआ, कर्नाटक में यही तो हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनमें से अधिकांश लोगों ने वापस चुनाव लड़ा। हालांकि 3-4 लोग हार गए थे, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो लड़ सकते हैं ना। अगर दल बदल कानून के तहत मेंबरशिप चली जाती तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आप यूं कह दीजिए, दल बदल कानून से बचने के लिए आजकल इस्तीफे की राजनीति का नया दौर प्रारंभ हुआ है। ठीक है साथियों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखाना चाह रहा हूं। देखिए, ये 52वां संविधान संशोधन, बहुत ध्यान से सुन लेना, फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। 52वां संविधान संशोधन साथियों 1985 में हुआ, ठीक है? अब सुनिए, 52वां संविधान संशोधन जब 1985 में हुआ तो कहा कि दल बदल के संदर्भ में कोई भी शिकायत होगी तो संबंधित सदन का अध्यक्ष निर्णय लेगा। पहली जो शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष के वहां होगी और संबंधित सदन का अध्यक्ष स्वतंत्र है उस विषय पर निर्णय लेने के संदर्भ में। साथियों, 52वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया कि हो तो, क्या नाम है? कि हो तो, याद रखना पड़ेगा, होलोहान ये नाम है, अरुणाचल प्रदेश के है ये। कि हो तो होलाहान बनाम जचीलू, बनाम जचीलू, जचीलू। मामला है 1992 का। मामला कब का है साथियों? 1992 का। कि हो तो होलाहान बनाम जचीलू 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष को पूरी शक्ति प्राप्त है निर्णय लेने के संदर्भ में। तो नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, कि हो तो होलाहान, ये नोट डाल के लिख दीजिए।
किहो तो होलाहान बनाम जचीलू, किहो तो होलाहान बनाम जचीलू, कोष्टक में लिखिए 1992। किहो तो होलाहान बनाम जचीलू, कोष्टक में लिखिए 1992। मामले का संबंध, पहले तो ये लिख दीजिए, मामले का संबंध मामले का संबंध मामले का संबंध मामले का संबंध दल बदल कानून से है, पहले तो ये लिख दीजिए। मामले का संबंध दल बदल कानून से है। अरे बनाम का मतलब बताया ना यार, क्यों तो होलोहान ने इनके खिलाफ में केस किया, अभी भी बनाम पूछ रहे हो यार, इतना क्या कर रहे हो। मामले का संबंध दल बदल कानून से है, मामले का संबंध दल बदल कानून से है। क्यों तो होलाहान वहां के अरुणाचल प्रदेश के मंत्री थे। मामले का संबंध दल बदल से है। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि, इसमें लिख दीजिए, इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि, इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि कुणाल के प्रश्न को रोकना, प्रवीण प्रजापति के प्रश्न को भी रोकना, मैं इनका जवाब दूंगा। ये निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां, दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां, दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित है। निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में, संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित है, अध्यक्ष में निहित है। ये क्यों तो होलाहान वाले मामले में निर्णय दिया गया। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। जचुलू एक व्यक्ति का नाम है, ये कोई जीव जंतु नहीं है यार। प्रवीण प्रजापति जी क्या कह रहे हैं, इस्तीफा पर भी कानून होना चाहिए, नहीं तो दल बदल अधिनियम का कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। आजकल दुरुपयोग होने लगा, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी होने की संभावना थी, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे राज्य, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में हुआ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक जने का और मैंने प्रश्न रोकने के लिए कहा था, कुणाल साहब क्या कह रहे हैं, सर अनिल बीजेपी ज्वाइन ना करके किसी भी पार्टी में ना जाए तो क्या होगा। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा बताना चाहता हूं। हमारे बिहार के बहुत सारे मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं। मित्रों, आप लोग जानते हैं शरद यादव साहब को। शरद यादव साहब नीतीश कुमार जी की पार्टी में हुआ करते थे। शरद यादव साहब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सदस्य थे, नीतीश बाबू जी की पार्टी में थे। आपको याद होगा साथियों, नीतीश बाबू जी ने क्या किया कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने आरजेडी के साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन तोड़ दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके विरोध में शरद यादव ने कहा यह गलत बात है, आप बीजेपी के साथ गठबंधन आपने क्यों किया। शरद यादव किसी और पार्टी में नहीं मिले साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। शरद यादव किसी और पार्टी में नहीं मिले, लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया उसकी कई जगह पर कई बार आलोचना की। एक दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, विपक्ष का दल है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विभिन्न जो रैलियां जो निकाली गई, उन रैलियों में शरद यादव ने भाग लिया। राष्ट्रीय जनता दल के वो सदस्य नहीं बने तो भी ऐसे ही भाग लिया। जनता दल यूनाइटेड ने शरद यादव जी की शिकायत की राज्यसभा के सभापति के वहां कि साहब ये दल बदल विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये हमारी पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल, दल विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये हमारी राजनीतिक दल ने जो निर्णय लिया बीजेपी के साथ गठबंधन का उसका ये विरोध करते हैं। और साहब ये तो हमारे विपक्ष का जो दल है आरजेडी, उसके सम्मेलनों में भाग लेते हैं, उनकी रैलियों में भाग लेते हैं। साथियों पता है क्या हुआ, राज्यसभा के सभापति जी
वेंकैया नायडू जी ने शरद यादव की मेंबरशिप को समाप्त कर दिया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनकी मेंबरशिप को समाप्त कर दिया बिना किसी दल में शामिल हुए। कुणाल साहब, मेरा प्रश्न, आपका जो प्रश्न है उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ब्रिजेश क्या कह रहे हैं? ब्रिजेश सरकार, ब्रिजेश आप तो खुद सरकार है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद क्या विधायक संवैधानिक तरीके से विधायक करते हैं या नाम मात्र के विधायक रह जाते हैं? अरे भाई, पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो पार्टी फिर आपकी शिकायत करेगी ना कि भाई ये तो मेंबर ही नहीं है, इनको हटाओ, तो इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया साथियों? अब बार बार एक मित्र राजस्थान का प्रश्न पूछ रहे हैं। साथियों, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे और 6 के 6 विधायक कांग्रेस में मिल गए। मैंने बार बार आपको कहा कि 2/3 से अधिक अगर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए इस इशू को अब समाप्त कर दीजिए, 10वीं अनुसूची को अब समाप्त कर दीजिए। अब अपने को नई अनुसूची में आना चाहिए साथियों, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची लिखिए। 11वीं अनुसूची लिख दीजिए, डैश करके लिखिए। इसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं इसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। 29 कार्यों का उल्लेख है। पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। कुलदीप यादव जी के प्रश्न को रोकना। पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। 29 कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए देखिए, कुलदीप यादव जी का भी प्रश्न है और जिज्ञासा चौधरी जी का भी प्रश्न है। दोनों प्रश्नों का मैं आंसर दे देता हूं, फिर इसके बाद में हमको 10वीं अनुसूची टॉपिक खत्म करना है साथियों। कुलदीप यादव जी कह रहे हैं कि शरद यादव जी ने जब दल बदला ही नहीं तो सदस्यता क्यों खत्म कर दी? और जिज्ञासा का प्रश्न भी यही है कि शरद यादव वाली बात दोबारा बता दीजिए। साथियों, दल बदल हेतु आपको दल बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दल बदल कानून के अंतर्गत दल बदल जो शब्द है, डिफेक्शन जो शब्द है, उसको बड़ा खूबसूरत ढंग से परिभाषित किया गया है। मैं कांग्रेस का सांसद हूं उदाहरण के तौर पर, और मैंने बीजेपी, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तब भी मुझ पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है दोनों ने, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अगर कांग्रेस का सांसद हूं और मैं किसी भी दल में नहीं मिला तो भी मुझ पर दल बदल कानून लागू हो सकता है यदि मैं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हूं। मैं अक्सर कांग्रेस की आलोचना कर लेता हूं, अक्सर मैं कांग्रेस जो मुझे कहती है उसका मैं पालन नहीं करता हूं। कांग्रेस मुझे कहती है कि इस बिल के पक्ष में वोट देना, मैं विपक्ष में वोट देता हूं। कांग्रेस मुझे कहती है कि आपको उस दिन सदन में उपस्थित रहना है, मैं उपस्थित नहीं रहता हूं। मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, फिर भी सर मैं दल बदल विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया, इसलिए मुझ पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। साथियों, ऐसा शरद यादव जी के मामले से एकदम स्पष्ट है। शरद यादव जी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन वे किसी भी पार्टी में, उस समय की बात कर रहा हूं, नहीं मिले थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने तर्क दिया कि साहब ये हमारी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, दल बदल कानून उनके ऊपर क्या हो गया? लागू हो गया। प्रदीप कुमार जी, एक मित्र जो है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों के संदर्भ में भी दल बदल कानून लागू होता है। यस साथियों, निर्दलीय विधायक पर भी दल बदल कानून लागू होता है। वो किसी पार्टी में नहीं मिल सकते हैं, अगर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। आप तो निर्दलीय विधायक को तो छोड़िए, निर्दलीय विधायक पर भी दल बदल कानून लागू होता है। निर्दलीय विधायक को छोड़िए, आप तो पूछिए मनोनीत सदस्य पर दल बदल कानून लागू होता है क्या?
ये प्रश्न पूछिए साथियों, क्योंकि करंट की बात करनी है आपको। अपनी इस क्लास की खासियत क्या है, हम करंट से जुड़े हुए मुद्दे को देखेंगे, ये आपसे पहले भी वादा हुआ था साथियों। मेरा प्रश्न है कि मनोनीत सदस्य पर दल बदल कानून लागू होता है क्या? महेंद्र कटारिया जी, निर्दलीय के खिलाफ में कोई भी जा सकता है, किसी भी पार्टी के लोग जा सकते हैं। मनोनीत सदस्य पर दल बदल कानून लागू होता है क्या? वो तो मनोनीत है ना, वो मनोनीत है, उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा कि नहीं होगा, ये बात मालूम होनी चाहिए। अमन कुमार जी कह रहे हैं कि स्वामी मतलब मैं समझ गया, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, पर पार्टी शिकायत करेगी तब उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा ना। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं नहीं होगा, महेंद्र कटारिया जी कह रहे हैं होगा, हाँ, बगाराम जी कह रहे हैं हाँ होगा, ओमट बुडानिया जी कह रहे हैं होगा, प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं नहीं होगा। साथियों, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अखबार ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। आप अखबार ढंग से पढ़िए मेरे भाइयों, नहीं तो पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। पॉलिटी बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। आपने अभी हाल ही में, मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए साथियों, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में इसको लेकर एक विवाद हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, नाम है स्वप्न दास गुप्ता। स्वप्न दास गुप्ता, कुछ याद कीजिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता। साथियों, ये राज्यसभा में मनोनीत है स्वप्न दास गुप्ता, और उन्होंने क्या किया? स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा में काफी टाइम से मनोनीत है, और साथियों उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया पश्चिमी बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत की कि भाई साहब ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया, राज्यसभा में इनकी मेंबरशिप को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए, क्योंकि नियम साफ लिखा हुआ है साथियों, कोई भी मनोनीत सदस्य जिस दिन मनोनीत होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर वो अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। 6 महीने के बाद में वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी साथियों? समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा में मनोनीत है, 2-2.5 वर्षों से मनोनीत है, और बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया। तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत की कि इनकी मेंबरशिप समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मनोनीत सदस्य है, बीजेपी से इनको टिकट कैसे मिल गया? तुरंत स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा के सदस्यता से क्या दे दिया साथियों? इस्तीफा दे दिया। तो मनोनीत सदस्य पर भी दल बदल कानून लागू होता है। यदि वे मनोनीत हुए हैं आज के दिन, अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो उन्हें पार्टी पसंद है वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो वे पार्टी ज्वाइन किए तो ऐसी स्थिति में उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। 6 महीने की क्यों? अरे भाई ये मुझे क्या पता, 6 महीने का नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर मनोनीत हुए हैं, उन्हें जो पार्टी अच्छी लगती है उसको कम से कम 6 महीने का तो वक्त देना पड़ेगा ना, इसलिए 6 महीने का उल्लेख किया गया। तो ये सब बातें मैंने आपके प्रश्नों के जवाब दिए साथियों। 10 मिनट का वादा किया था लेकिन 1 घंटा लग गया। अब मुझे लगता है कि साथियों अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मनोनीत सदस्य के रूप में स्वप्न दास गुप्ता का पहला केस ही है क्या सर? सुरजन चौधरी साहब ने यह प्रश्न पूछा। साथियों मुझे लग रहा है कि ये पहला केस ही है कि जब किसी मनोनीत सदस्य को टिकट दे दिया गया किसी पार्टी से, जबकि इस्तीफा भी नहीं दिया, तो ये पहला केस ही है। लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया है। 11वीं अनुसूची के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में? 11वीं अनुसूची के बारे में। तो पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा साथियों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? ईयर बताओ, ईयर बताओ।
ईयर बताइए कब जोड़ी गई, बताओ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1900 क्या, 1991, 1992, 1993 या 1994? सरोज कुमारी कह रही है 1992, राकेश गोयल साहब कह रहे हैं 1993, रमेश खोखर साहब कह रहे हैं 1993, लवेश यादव, रतन सिंह जी राजपूत 1992, विनीता जी कह रही है 93। तो जो मेरे मित्र 92 कह रहे हैं वो फिर एक बार गच्चा खा गए साथियों। 92 में यह संशोधन हुआ था, लागू कब हुआ, 93 में। तो लिखिएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई, 1993 में जोड़ी गई, 1993 में जोड़ी गई साथियों। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा आपको, सुन लेना। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए। फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 243 से लगाकर 243 ओ, ये ओ है, तक नए अनुच्छेद जोड़े गए थे साथियों। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 243 जी, ये जी कैपिटल है ऑब्वियसली। 243 जी ये कहता है कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 कार्य होंगे। ये 243 कहता है पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य होंगे, 29 कार्य होंगे। वे कार्य लिखे हुए कहां हैं, वे कार्य लिखे हुए कहां हैं? वे कार्य जहां लिखे हुए हैं उसी का नाम है 11वीं अनुसूची, उसी का नाम है 11वीं अनुसूची। साथियों ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जेठाराम जी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप बात को ध्यान रखें। पुष्कर डांगी जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर प्रश्न आए कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। लागू कब हुआ, यह महत्वपूर्ण बात है साथियों। होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बार बार अगर इतना प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों, अरे 243 मेरे भोपालगढ़ के मित्र महेंद्र कटारिया जी, 243 का संबंध पंचायत राज संस्थाओं से, SC ST का संबंध थोड़ी है यार, कहाँ हो। तो इस बात को ध्यान रखें। एक मेरे मित्र बार बार ईयर को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, यार एक बात बताओ, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, पता है? लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 नाम है, लागू कब हुआ? 2014 में। और लोकपाल की नियुक्ति कब हुई पहली बार? 2019 में। तो साथियों तीनों बातें अलग अलग है। होना महत्वपूर्ण नहीं है, लागू कब हुआ यह महत्वपूर्ण है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 11वीं अनुसूची क्या है उस पर बात कर ली है, जब पंचायत राज संस्था पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको बता दी जाएगी। अब लिखिएगा साथियों 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची, डैश करके लिख दीजिएगा। अरे 243 ओ है यार, जीरो नहीं है योगेश गुप्ता जी। ओ मतलब ओ, ABCDMNO, ओ आता है नहीं आता है? ओ का क्या मतलब यार? यार ओ एक शब्द है यार, यूं क्या कर रहे हैं। 12वीं अनुसूची लिखिए, 12वीं अनुसूची लिखिएगा। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा, नगर पालिकाओं, इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले, नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले, इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। 18 कार्यों का उल्लेख है, 18 कार्यों का उल्लेख है, 18 कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिए। ये अनुसूची, ये अनुसूची
74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। 1993 में जोड़ी गई थी। 1993 में जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। उन्नीस में जोड़ी गई थी। साथियों, हमने लिखा है नगर पालिकाएं। क्या सही तो लिखा है? नगर पालिका ही लिखना चाहिए था या कुछ और लिखना चाहिए था? नगर निगम, नगर परिषद, क्या लिखना चाहिए था? साथियों, नगर पालिका ही लिखना था। अंग्रेजी में इसे म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं और नगर पालिका कॉमन वर्ड है जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तीनों के लिए एक साथ यूज होता है। इसलिए हमने सही लिखा है नगर पालिकाएं। सुमन तांडी जी, 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में है, एकदम सही बात है। अदिति जी कह रहे हैं कि नगर पालिका शब्द का उल्लेख है। जी हाँ, नगर पालिका इज ए कॉमन वर्ड विच इज यूज फॉर नगर निगम, नगर परिषद एंड नगर पंचायत। अमन जी, नगर निगम इसमें शामिल है। व्हेन यू आर यूजिंग ए वर्ड नगर पालिका, इट्स मीन व्हाट? इफ अगर आप नगर पालिका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तीनों शब्दों का यूज कर रहे हैं। साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 12वीं अनुसूची क्या है उस विषय पर भी हमने बात कर ली है। अब जब नगर पालिकाएं और पंचायत राज संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे तब आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची के विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, तो अब अपनी बात को खत्म कर लेते हैं अनुसूचियों के संदर्भ में। 11वीं और 12वीं अनुसूची साथ ही जोड़ी गई क्या? अरे मेरे भाई, जब संविधान संशोधन अलग अलग है, एक 73वां है, एक 74वां है, एक संशोधन अप्रैल में लागू हो रहा है, एक संशोधन मई में लागू हो रहा है, तो कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ठीक है, 18 कार्य क्या है पंकज बाबू अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम कार्यों पर फोकस थोड़ी कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्स। केवल और केवल हम अनुसूचियों पर बात कर रहे हैं। मेरे एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। उनको जवाब दे दो यार, आप लोग दे दीजिए। अब क्या करें, नींद से रजे में सो रहे थे, उठे एकदम आंखों से कचरा साफ करते उठे, क्या पूछे? अरे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई पूछ लेते। अरे यार, कमाल करते हैं। ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। नगर पालिका शब्द का ही उल्लेख है। यस, ऑब्वियसली नगरीय प्रशासन नहीं कह सकते हैं, नगरीय प्रशासन नहीं कह सकते, नगरीय निकाय कह सकते हैं। नगरीय निकाय कह सकते हैं। नगरीय प्रशासन इज डिफरेंट थिंग मेरे दोस्तों। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज, that time I will tell you what is differences between administration. There is no, वहां एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लिखा हुआ नहीं है साथियों, वहां नगर निकाय कहिए या नगर पालिका, जिसे हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं साथियों। तो ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए साथियों। ये बात कंप्लीट हो गई। नया हेडिंग डाल दीजिए, नया हेडिंग। रोहितास जी, मैंने आपका जवाब दे दिया है, नगरीय निकाय लिख सकते हैं। नया हेडिंग डाल दीजिए, प्रस्तावना, प्रियम्बल। नया हेडिंग डालिएगा, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। नया हेडिंग डालिए, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं साथियों, और प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रस्तावना, नया हेडिंग डाल दीजिएगा आप। और इसके लिए एक और शब्द किसका प्रयोग किया जाता है? उद्देशिका। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण। लगभग 1.5 से 2.25 घंटे हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, इंग्लिश बोलते हो तो अच्छे लगते हो, कभी मारवाड़ी भी बोल दिया करो। मारवाड़ी जरूर बोलता मैं साथियों, पर मेरे यूपी के मित्र हैं, मेरे हरियाणा के मित्र हैं, मेरे बिहार के मित्र हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है। तो इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन प्रस्तावना यानी प्रियम्बल यानी उद्देशिका साथियों। ये उद्देशिका पर हम बात करने वाले। कुछ बातें आपको पहले से मालूम है, लेकिन इस बार और नए सिरे से हम लोग बात करेंगे साथियों। पहली बात,
मेरे ऐसे मित्र जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, दे शुड बी अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल। उन्हें प्रस्तावना की अवधारणा क्या है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो बात मालूम होनी चाहिए। साथियों, प्रस्तावना वो डॉक्यूमेंट है जिसमें अक्सर 2-3 बातें होती है। प्रस्तावना किसी कानून की भी हो सकती है। अगर आप कोई कानून बनाते हैं उसकी प्रस्तावना हो सकती है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया, उसकी प्रस्तावना है। जैसे लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया, उसकी प्रस्तावना है। जैसे हमने नरेगा कानून बनाया, उसकी प्रस्तावना है। जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कानून बनाया, उसकी प्रस्तावना है। जैसे ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बनाया, उसकी प्रस्तावना है। जैसे कृषि कानून बनाए, उसकी प्रस्तावना है। हर कानून की प्रस्तावना होती है। तो भारत का सबसे बड़ा कानून यानी भारत का संविधान पर साथियों हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी तो प्रस्तावना होगी ही होगी। तो प्रस्तावना वह होती है जिसमें 2-3 बातें होती है। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। प्रस्तावना किसी भी कानून के उद्देश्य जिस दस्तावेज में लिखे हुए होते हैं उसे कहते हैं प्रस्तावना। कोई भी कानून कब लागू होगा इस बात का उल्लेख जहां होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। और कोई भी कानून किन लोगों पर लागू होगा इस बात का जहां उल्लेख होता है उसे कहते हैं प्रस्तावना। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे मित्र लोग हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक कानून बनाया जाए, आपके लिए एक कानून बनाया गया। तो ये जो कानून बनाया गया, इस कानून का उद्देश्य क्या है? एक, ये कानून किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा? यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों पर, राजस्थान की लोक सेवा एग्जाम की तैयारी करने वालों पर, एसआई की तैयारी करने वालों पर, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोगों पर, उन लोगों पर कानून लागू होगा। तो कानून किस उद्देश्य से बना रहे हो, कानून किन पर लागू होगा और कानून कब से लागू होगा, इस बात का उल्लेख जहां पर होता है उसी को हम कहते हैं प्रस्तावना। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हैं प्रवीण जी? कभी कभी तो लगता है कि संविधान मेरे रग रग में समा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। संविधान पूरा समा जाएगा अगर आप इसी तरह से साथ साथ चलते रहे तो बहुत ढंग से हम भारत के संविधान को पढ़ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, एक मित्र वो अभी भी पूछ रहे हैं कि 9वीं अनुसूची कब लागू की गई, कब की गई। क्या कमाल करते हैं, क्या कमाल करते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो साथियों प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आपको बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को। साथियों पहली बात, इस प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है और उसके कारणों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बात तो वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो लिखिएगा, जरा लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए साथियों। 13 दिसंबर 1946 को, बहुत ढंग से लिखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ए मेरे भाई मुनिंदर शर्मा जी, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। अब ठीक है, अब बार बार प्रश्न मत पूछना यार मेरे भाई, पुरानी क्लासेस देख लीजिए यार। यार लगातार हम लोग आ रहे हैं, आप क्या आज ही आए हैं क्या? ऐसे मत करो यार।
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई। कितनी बार बताया है मेरे मित्र, कैसे चलेगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इसी में लिखिए 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है साथियों। अब देखिए दो बातें। एक बात, यू हैव ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट उद्देश्य प्रस्ताव पर भारत के संविधान की प्रस्तावना आधारित है, इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा आप अगला, इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लिखवाना चाहता हूं साथियों। प्लीज एक और पॉइंट लिखिए। संविधान की प्रस्तावना, ऐसा लिखिए, संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं साथियों। ठीक है, अब सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्ट लिखवाना चाह रहा हूं साथियों। ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना तो बहुत बाद में पिक्चर में आएगी, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस उद्देश्य प्रस्ताव का सीधा संबंध भारत के संविधान की प्रस्तावना से है। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका कह देते हैं। 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, तो पंडित नेहरू, तो आपको मालूम है वो अंग्रेजी में ज्यादातर बात रखते थे। पंडित नेहरू जी ने जो अपनी बात रखी अंग्रेजी में, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में पढ़ा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने। लिख दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा। 22 जनवरी 1947 को ही 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 संविधान सभा में मोहनलाल सक्सेना ने, संविधान सभा में मोहनलाल सक्सेना ने, क्या बात है विनीता जी, मोहनलाल सक्सेना बता भी दिया, कमाल है। सुरजन चौधरी साहब भी, क्या बात है यार, आप लोग तो बहुत पढ़ने लग गए। इसका मतलब मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद किया। ठीक है साथियों, अब सुनिएगा। ये जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने रखा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया। फिर इसके बाद में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। सर BN राव, भारतीय संविधान के ड्राफ्टमैन कह सकते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो होगी उसका मोटे मोटे रूप में प्रारूप बनाया। ये जो प्रस्तावना जो नया रूप लेती जा रही थी, वो प्रस्तावना स्वीकार कब हुई? 17 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा, ये बहुत ढंग से लिखिएगा, संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 70th of अक्टूबर 1949, 70th of अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 70th of अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। मोहनलाल सक्सेना संविधान सभा के ही मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर्स थे संविधान सभा में, लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम हम लोग नहीं बोल पाते हैं। 17 अक्टूबर 1949 को ये जो प्रस्तावना आज जो आपको दिखाई दे रही है, ये प्रस्तावना एज इट इज 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार की गई थी। 3 शब्दों को छोड़ दीजिएगा जो अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। वो प्रस्तावना जाकर 17 अक्टूबर 1949 को अपना अंतिम रूप हासिल कर लेती है और स्वीकार कर ली गई। लेकिन साथियों, कभी प्रश्न बन गया कि प्रस्तावना लागू कब हुई, तो याद रखिएगा। यस, क्या बात है मेरे रमेश खोकर जी, मैंने तो बोला ही नहीं, उससे पहले लिख दिया यार, वाह, बहुत मजा आया। लिखिए 26 जनवरी 1950, मजा आ गया। 26 जनवरी 1950 को, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना है, 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई, प्रस्तावना लागू हुई। रूपा सिंह जी सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई, प्रस्तावना लागू हुई। ठीक है साथियों, अब सवाल आता है प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। पूरी की पूरी प्रस्तावना आपके स्क्रीन बोर्ड पे लाएंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, ये 2 समानता, अवसर की समानता, स्टेटस की समानता, बंधुता, ये सारी बातें आपके सामने लेकर आएंगे साथियों प्रस्तावना के संदर्भ में, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। लेकिन कुछ एक फैक्ट है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। एक क्या बात है, प्रभात पांडे जी ने तो पूरी अंग्रेजी में प्रस्तावना मेरे सामने ला भी दी है, हम हिंदी में भी लाएंगे। सुनिए साथियों, 2-3 फैक्ट है जहां से प्रश्न बनते। एक, पूरी प्रस्तावना में देखेंगे आप कि भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो आपको जवाब देना है 2 बार। देखिए प्रभात पांडे जी ने जो लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस लाइन को देखिएगा, इसी लाइन में हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। साथियों, पूरे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार आता है। वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो प्लीज राइट, लिख लीजिएगा। वेरी नाइस, विकास जी ने जवाब दिया, महेश बोहरा जी ने। लिखिए लिख दीजिएगा, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। हाँ, राजू मेहरा जी, कविता मीणा जी, सबने जवाब दे दिया। अब लिख दीजिएगा। लवकुश पटेल जी, किसने क्या कहा अभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल लिखिएगा। लिखिएगा, प्रस्तावना में भारत शब्द का, प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है। भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है, 2 बार उल्लेख है। एक फैक्ट आपके सामने ये है। प्रवीण जी, आनंद आ रहा है? क्या बात है, भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। एक दूसरी बात, ये जो संविधान की जो प्रस्तावना आज आपके सामने है साथियों, क्या ये संविधान का भाग है, नहीं है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। देखिए, पूरा भारत का संविधान अगर आप देखेंगे साथियों, तो भारत का संविधान कितने भागों में, देखिए पहले पोर्शन में आपको प्रस्तावना दिखाई देगी। ठीक है साथियों, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना, फिर इसके बाद में 1 से लगाकर 395 अनुच्छेद दिखाई देंगे आपको, 1 से लगाकर 395 अनुच्छेद, ये 1 से लगाकर 395 अनुच्छेद दिखाई देंगे। फिर इसके बाद में आप अनुसूचियां देखेंगे, जो हमने पढ़ी है 12 अनुसूचियां। ठीक है साथियों,
ये 12 अनुसूचियां। और इसके बाद में आपको परिशिष्ट, परिशिष्ट पर चर्चा मैंने कभी की नहीं है, लेकिन जब 370 के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको जरूर बताएंगे ये परिशिष्ट। साथियों ये सब मिलकर भारत का क्या बनता है, संविधान बनता है साथियों, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इवन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में परितोष सिंह जी के प्रश्न का पहले जवाब देना जरूरी है, रोकेगा जरा परितोष को। परितोष जी ने एक प्रश्न पूछा कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, फिर संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, ये क्या बात हुई। हाँ परितोष जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बीच में रोकवाया। परितोष, उद्देश्य प्रस्ताव जब रखा गया तो इसमें उल्लेख इस बात का था कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जब रखा गया तो इसमें इस बात का उल्लेख था कि भारत का संविधान जो बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, संसदात्मक होगा, एकात्मक होगा, संघात्मक होगा, इन सब बातों का उल्लेख, ठीक है साथियों। उद्देश्य प्रस्ताव काफी लंबा चौड़ा है भाई, 2-2.5 पेज में है, 2.5-3 पेज में। पंडित नेहरू जी का आधा घंटे का लगभग उद्बोधन रहा था। वो उद्देश्य प्रस्ताव समराइज किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को संक्षिप्त किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हो गया। ऐसे सैकड़ों प्रकार के प्रस्ताव आए थे। फिर उस उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनाई गई, और वो जो प्रस्तावना है 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुई साथियों। मैं ये कहना चाहता हूं, रमेश खोकर साहब कह रहे हैं कि सर प्रस्तावना व उद्देश्य प्रस्ताव में अंतर है क्या। देखिए अंतर तो है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव से निकलकर ही प्रस्तावना आई है। उद्देश्य प्रस्ताव तो बहुत लंबा चौड़ा है, 6-7 पॉइंट है उसमें, उनमें से निकलकर प्रस्तावना आई है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, एक बाप में और बेटा में अंतर है, पर जो बेटा है वो पिताजी का ही अंश है भाई। ठीक इसी प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकलकर प्रस्तावना आती है, मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, ठीक। तो साथियों ये जो प्रस्तावना, इस प्रस्तावना के बारे में खुद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। बेहरूबारी का एक वाद था, किसी का वर्सेज नहीं है साथियों, ये बेहरूबारी वाद है। बेहरूबारी वाद 1960 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, बेहरूबारी वाद कोष्टक में लिख देना 1960। अरे रतन सिंह जी राजपुरी साहब, 1960 में बेहरूबारी था, केशवानंद भारती नहीं। लिखिएगा बेहरूबारी वाद 1960। बेहरूबारी वाद 1960 में यह निर्णय दिया गया था कि बेहरूबारी वाद, जेठाराम जी परमार के सवाल को रोक देना, इनका जवाब दूंगा मैं। बेहरूबारी वाद 1960 के मामले में यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस प्रश्न को लाइए वापस, क्या पूछ रहे थे मित्र। हाँ, प्रस्तावना को लाओ ना भाई। प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। अरे जेठाराम जी के जेठालाल जी कह दूं क्या, नहीं कहेंगे, जेठाराम जी कहेंगे। जेठाराम जी, भारत गणतांत्रिक राष्ट्र कब बना बताओ जरा। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी को बना। ये कहां लिखा हुआ कि भारत गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी को बना। प्रस्तावना में लिखा हुआ है यार, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रस्तावना फिर 26 जनवरी को ही लागू होगी ना। जिस दिन भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना उसी दिन को लागू किया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो मैंने जेठालाल जी के प्रश्न का जवाब दिया। फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक सेकंड, लव कुश पटेल साहब, प्रस्तावना की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छी बात है, एक बात बताओ मुझे, क्या नाम है आपका, लव कुश पटेल साहब। लव कुश पटेल साहब, आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, आप किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, किसी स्कूल में पढ़े होंगे। आपको आई कार्ड क्यों दिया जाता है, आप अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड क्यों रखते हैं।
आप चुनाव में जब वोट देने जाते हैं तो आपको मतदाता पहचान पत्र क्यों दिया जाता है? वो इतना सा एक कागज का टुकड़ा जो आपका आई कार्ड है, वो आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आपका नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके आधार कार्ड के नंबर क्या, सब कुछ बता देता है। वो कार्ड, इतना छोटा सा टुकड़ा आपके जीवन का पूरा बयान कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रस्तावना की ये जो 6 लाइनें हैं, भारत का संविधान क्या कहना चाहता है उसका बयान कर देता है। इसलिए प्रस्तावना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो बहरूबारीवाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जी हां सांवर जी, सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए ऐसा कहा। रामेश्वर जी का प्रश्न है, रामेश्वर लाल खोकर साहब का प्रश्न रोकेगा जरा, बहरूबारी के आगे बनाम क्यों नहीं लिखा? रामेश्वर लाल जी, आगे हम लोग वैसे चर्चा करेंगे, पर फिर भी बता देता हूं, बहरूबारी वाले मामले में भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली थी। इसलिए किसी के बनाम नहीं है, ये एडवाइस है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, बहरूबारीवाद। ये किसी के खिलाफ में केस नहीं था, बहरूबारीवाद किसी के खिलाफ में नहीं था, इसलिए बनाम नहीं है। राइट साथियों, बहरूबारीवाद क्या है सर, ये पूछ रहे हैं कुणाल। बहरूबारी एक क्षेत्र है जो भारत की सरकार ने, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने पाकिस्तान को देने हेतु पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नून के साथ एक समझौता किया, क्योंकि बहरूबारी पाकिस्तान का ही था भारत विभाजन के फलस्वरूप, लेकिन वो एरिया भारत के पास रह गया था। पाकिस्तान बार बार उस एरिया को मांग रहा था, हमको वापस दो, हमको वापस दो। तो नेहरू और नून के बीच में 1958 में एक समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता। इस समझौते के तहत भारत ने बहरूबारी एरिया पाकिस्तान को देने का निश्चय कर लिया। भारत में विपक्ष ने इसका विरोध किया कि भारत का कोई क्षेत्र किसी को कैसे दे सकते हो। तो नेहरू जी ने कहा, अरे पाकिस्तान का ही है, हम तो उसको, तेरा तुझको अर्पण, हम उसको दे रहे हैं। विपक्ष ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो फिर नेहरू जी ने क्या किया, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि जरा सुप्रीम कोर्ट से पूछकर बताओ कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कई सारी बातें कही, जिस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसमें से एक मामला यह भी था कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं साथियों। अब सोनू प्रजापति जी कह रहे हैं कि एग्जाम में पूछे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो क्या लिखे, वही लिखे जो आगे पढ़ने वाले। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 लिख देना कोष्टक में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सुलोचना जी, प्रस्तावना 26 नवंबर को लागू नहीं हुई, 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू हुए, ये फाइनल है, इसलिए बार बार प्रश्न नहीं पूछना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बहरूबारी पाकिस्तान में है भूपेंद्र सिंह जी, अब अपने यहां पर नहीं है, हमने पाकिस्तान को दे दिया है, पाकिस्तान का ही था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती वाले मामले में वकील कौन थे, अमित कुमार जी कह रहे हैं। किसके वकील, केशवानंद भारती जी के या भारत सरकार के? केशवानंद भारती जी के वकील थे नानी पालकीवाला, करेंगे कभी चर्चा। और केशवानंद भारती वाले मामले में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक, और उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती वाले मामले में कहा साथियों। तो अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि अब हमारे एग्जाम आए तो क्या जवाब दे, वही जवाब दे जो केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथियों। अब प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया,
कब किया गया, उस विषय पर अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे साथियों। पहले से वादा कर रखा है, प्रस्तावना को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं साथियों, क्योंकि प्रस्तावना में बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप मित्र लोग पुराने पेपर्स देखें और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए। मेरी भी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पुराने पेपर्स में जो भी प्रश्न पूछे हैं उसको कवर करते हुए हम पढ़ें। साथ ही साथ आगे एग्जाम आने वाले जो है उन एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसका भी दिमाग में हम लोग रखें। तो आप अपने प्रश्न तैयार रखिएगा, पुराने पेपर्स में जो भी प्रश्न पूछे हैं उनको भी रखिएगा। साथ ही साथ देखिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनमें उन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत के संविधान को बहुत ढंग से आनंद ले रहे होंगे। सोनू प्रजापति जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आरती जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। सोनम जी कह रहे हैं हैव ए नाइस डे। बॉनी यादव जी मजा आ गया। जेठाराम जी कह रहे हैं आनंद आ गया। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी। कल मिलते हैं वापस, नहीं सॉरी कल नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, कल मैं सुबह वाली क्लास में नहीं आ पाऊंगा। कल मेरी ऑक्सीजन रुक जाएगी, कल मेरी ऑक्सीजन रुक जाएगी। आप लोगों से बातचीत करने का वापस मौका कल के बाद आने वाले दिन में मिलेगा साथियों। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।